नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल संडे सेशन में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं और इस इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे हम हर संडे 12:30 बजे अपने निवेशकों के लिए अच्छा नॉलेज बेस प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये संडे सेशंस हमारे वेबिनार के फॉर्मेट में या फिर सेमिनार के फॉर्मेट में लखनऊ शहर में लगातार होता रहता है। अगर आप इसमें कभी भी शामिल होना चाहते हैं, हमारे वेबिनार ऑनलाइन या फिर सेमिनार, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ एक लिंक है जिसमें आप अपने सेशन अटेंडेंस के लिए इंटेंट जाहिर करें। आपको अगले सेशन की सीट्स की बुकिंग इनवाइटेड भेज दी जाएगी। चलिए, अभी ये 10 नवंबर का हमारे सेशन की एक रिकॉर्डिंग जो आपके सामने है दोस्तों, इन्फिनिटी फिनसर्व की तरफ से। बिफोर आई प्रोसीड, आई मस्ट शेयर दैट वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विच इज़ एमफी रजिस्टर्ड, और ये हमारा पोर्टल है जहां हमारे सारे निवेशक अपनी पोर्टफोलियोज़ को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, और जो कुछ भी आपकी सेवाएं हम प्रदान कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम प्रदान करते हैं। 21 साल के सफ़र में हम 1200 करोड़ के आसपास का एयूएम मैनेज कर रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड 750 करोड़ और उसके अलावा पीएमएस और इक्विटी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडीज ये भी शामिल हैं दोस्तों। 5000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम सर्व करते हैं, और इस कार्य के साथ हमारी टीम आपके साथ अग्रसर रहती है। द होल बिजनेस इज़ हेडेड बाई Mr. Mohit Gupta, who is the co-founder and president for this company, and हमारे कुछ कोर टीम्स जो कि अमित सक्सेना जी मैनेज करते हैं, तरुण कुमार मैनेज करते हैं, एंड ज्ञानेश शर्मा, और जिसे हमारी पूरी सपोर्ट टीम कंडक्ट करती है। सो विद दैट, आज का टॉपिक जो कि हम लोगों ने रखा था ऑन द 10th नवंबर, that was related to market fall. So this is a very very important topic today, क्योंकि पिछले 15 दिनों से जो लोग भी बाज़ार को यानी इक्विटी मार्केट को देखते हैं क्लोजली, उनको आइडिया होगा कि देयर इज़ अ कंसिस्टेंट फॉल, और मार्केट में थोड़ी सी फियर है इस बात को लेके। दूसरा, लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर गिरा क्यों, ऐसा होना क्या चाहिए था, क्योंकि अभी तक हम पिछले कुछ लंबे समय से बाज़ार में एक पॉजिटिव बुल रन ही देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में ये फॉल नहीं देखा, क्योंकि वो सब न्यू इन्वेस्टर्स थे जो पिछले 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले आए थे। तो ये उनके लिए तो नई बात है, तो फिर भी चर्चा बनता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये लंबा सेशन हो सकता है, बट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, तो इसलिए कृपया इसे आगे देखते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, इतना जानना ज़रूरी है कि जो भी सेशन आप देखें या किसी को भी आप सुने, आपको अपने जहन में एक बात क्लियर रखना है कि हमारे देश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो इंडेक्स होता है, जिसे हम देख के अंदाज लगाते हैं बाज़ार बढ़ रहा है या बाज़ार गिर रहा है दोस्तों। और इंडेक्स हमारे देश में जो फेमस इंडेक्स हैं वो हैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स। निफ्टी वो जिसमें 50 बड़ी कंपनियों के समूह को एक साथ दर्शाया जाता है, और उसके एक फार्मूला यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे उसकी एक इंडेक्स बनाई जाती है जो कि रोज़ बढ़ती है या गिरती है। अगर निफ्टी बढ़ रही है मतलब वो 50 कंपनियां जो भारत की मशहूर बड़ी कंपनियां हैं वो बढ़ रही हैं। अगर निफ्टी गिर रहा है तो वो 50 कंपनियां गिर रही हैं। सो वो देश का एक तरह से इंडिकेटर हो जाता है। कंट्री अच्छा करेगी तो निफ्टी बढ़ेगा, कंट्री बुरा करेगी तो निफ्टी गिरेगा। तो ये तो एक मुद्दे की बात हो जिसे देख के लोग अंदाज लगाते हैं कि बाज़ार गिर रहा है या बढ़ रहा है। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि जो कंपनियां उसके अंदर शामिल हैं उन सब की अर्निंग अपनी होती है, यानी कि रिलायंस है, टाटा है, एसबीआई है, जो भी कंपनियां उस लिस्ट ऑफ इंडेक्स में हैं, उनका अपना भी मुनाफा और घाटा होता है। तो उसे हम ईपीएस कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो जब वो अपनी रिज़ल्ट पेश करते हैं और पब्लिकली पब्लिश करते हैं तो उसमें ईपीएस निकल के आता है। अगर वो ईपीएस बढ़ रही है और इंडेक्स गिर रहा है तो आपको समझना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट है। यानी ईपीएस अभी नहीं गिरा और मार्केट गिर गया किसी कारण से, तो इसका मतलब, तो क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चार्ट में दिखता है कि बाज़ार की चाल ईपीएस से ही है। यानी अर्निंग बढ़ेगी तो बाज़ार बढ़ेगा, अर्निंग गिरेगी तो बाज़ार गिरेगा। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपको आ गई
जहाँ पे मार्केट गिर गया मगर अर्निंग नहीं गिरा है, अर्निंग अपने तरह से चल रहा है, तो ये दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और यही ये समय है दोस्तों। अभी आप जाके देखेंगे तो इंडेक्स में जो भी फॉल आई है, ईपीएस में अभी तक कोई घाटा देखने को नहीं मिला है। तो कोई भी एक्सटर्नल रीज़न होगा उसे हम देखेंगे और समझेंगे। जब कभी ऐसी सिचुएशन आती हो कि बाज़ार में ईपीएस गिर गया, यानी जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसकी जो अर्निंग्स हैं वो पोस्टिंग हुई रिजल्ट और गिर गया, और मार्केट भी गिर गया, तो ये तो नेचुरल है। तब तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, कंपनी अच्छा नहीं कर रही उन कंपनियों को छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह। बट कंपनी के ईपीएस जब तक कारण ना हो तब तक घबराना नहीं चाहिए। इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको सेंसेक्स की चार्ट दिखाते हुए ये भी वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, इनकी चाल में एक बात आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि एक वॉलेटिलिटी रहती है, कभी यहाँ गिरता है, कभी यहाँ गिरता है, कभी ऐसे चलता है। तो आपका जो प्राइस है, जो भाव है, वो रोज़ एक नहीं हो सकता। कभी कोई बेचने की इच्छा रखेगा तो कोई खरीदने की इच्छा रखेगा। विचारधाराएं भी अलग अलग हो सकती हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो किसी को कोई चीज़ बुरी, और इस कारण से मार्केट में ये प्राइस की पुल और पुश चलती रहेगी। बट देखा गया है कि अर्निंग को कोई बीट नहीं कर सकता, यानी कंपनियां जो किसी भी सेंसेक्स में शामिल है या निफ्टी में शामिल है, जब वो अपनी अर्निंग पेश करती हैं और अच्छा करती हैं तो ओवर ए पीरियड देखिए 2015 से लेकर 2020 में आपको एक तरक्की मिली, 2020 से लेके 2024 में एक तरक्की मिली, ये ग्रोथ मिला। सो अल्टीमेटली ये वॉलेटिलिटी इंटरीम है। आपकी कंपनियां अच्छा करते जाएंगी, आपका रिजल्ट आता जाएगा और मार्केट उसको भाव देता जाएगा। सो दोस्तों, इन सब बातों को आज थोड़े इलोबरेट वे में चर्चा करने जा रहे हैं, और धन की बात में आपका पेशेंस चाहूँगा, और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपने सेशन को। एंड बिफोर दैट आपको ज़रूर बता दूं कि हमारा रोल क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अपनी इन वीडियोज़ के थ्रू, अपने सेमिनार्स के थ्रू, अपने वेबिनार्स के थ्रू। तो दोस्तों, हम एक जैसा कहा हमने कि म्यूचुअल फंड के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हमारा काम है आपको सेविंग्स के लिए मोटिवेट करना। दैट इज़ आवर की एंड प्राइम थिंग। जब आप बचत कर पाएंगे दोस्तों, और एज़ पर द आरबीआई सर्वे, पहले एक ज़माना हुआ करता था जब लोग 2-2.5% भी नहीं बचा पाते थे अपनी सेविंग्स में, लेकिन आज इस सेविंग्स का रेट, यानी जो कैपिटल मार्केट में सेविंग जा रही है, वो 9.5% के आसपास जा रही है दोस्तों। तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। लोग बचत कर रहे हैं, और बचत करके बैंक में ही केवल नहीं छोड़ रहे हैं, उसे बाज़ार में ला रहे हैं, यानी कि ऐसी जगह ला रहे हैं जहाँ से वो महंगाई को हरा पाएँ। क्योंकि अदरवाइज़ तो आपकी सेविंग्स बैंक में पड़ी रहेगी तो कभी आप ज़िंदगी में महंगाई को नहीं हरा पाएंगे। सो इसलिए ये जो ट्रेंड देखने को मिला है कि लोग अब अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छी जगह लगाना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, गोल्ड में, सिल्वर में। सो दोस्तों, ऐसे समय में ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग की, और वो हम प्रदान करते हैं। तो हमारा दूसरा रोल है इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, कि कहाँ लगाना चाहिए। जब आप सेव कर रहे हो, बचत कर ले रहे हो, तो उस बचत को कैपिटल मार्केट में किस जगह इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अगर फिजिकल मार्केट में भी यूज़ करना है तो कहाँ करना चाहिए। और थर्ड है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम राय देते हैं, या आपकी इवैल्यूएशन या रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आपको जो भी हम इंसिडेंटल एडवाइस देते हैं, तो हमारी कमाई कहाँ से होती है? हमारी कमाई होती है उन कमीशन से जो मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनी से मिलती है। तो बिकॉज हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें कमीशन प्राप्त होता है, और वो जो रेंज होती है वो हम अपने वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करते हैं। 0.25 से लेके 0.75, और कभी कभी हो सकता है 1% भी मिलता हो, बट जो भी मिलता है हम ट्रांसपेरेंट वे में अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी कमाई है। हम आपको अर्निंग करके और आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करा के अपनी कमीशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप हमारे द्वारा नहीं निवेश करते हैं, डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपको ये कमीशन नहीं कटेगा आपके पोर्टफोलियो से, यानी कि मुझे कोई लाभ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। मगर हम डिज़र्व करते हैं इस कमीशन को, ये बात हम साबित करते हैं अपने कार्यक्रम से, अपने सर्विसेज से। तो वो डिज़र्विंग पॉइंट यही 3 है कि हम आपको सेविंग्स के लिए धक्का देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके निवेश को सही डायरेक्शन देते हैं, और आपके जो भी सही उचित प्रोडक्ट है वो आप तक ईजिली पहुंचाते हैं।
तो चलिए इस डिस्क्लोजर के साथ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स की बात करें तो इस बार की टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा ग्लोबल थीम पे रखा है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि भारत इस वक्त ग्लोब से और ग्लोब के कंपटीशन में या कंपैरिजन में कैसे प्लेस्ड है। हमारे जो एशिया में आजू बाजू हरकतें हो रही हैं उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तीनों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और वेल्थ बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से ये बातें करेंगे कि आप लोगों को क्या जानना ज़रूरी है। पिछले सेशन जिन लोगों ने भी नहीं देखे थे उनको एक क्विक रिकैप तो जानना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप एट पार आ जाएं। जो हम बातें कर रहे हैं उसमें हमारे बराबरी वही बातें आपको भी समझ आने लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पिछले सेशन के कुछ 2-3 स्लाइड्स में शेयर करूं। तो पिछले बार के सेशन में हमने एक रिकैप की तरह आपको बताऊं तो सबसे पहले बात ये किया था और समझाया था, साबित किया था कि इक्विटी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, एक अच्छा एसेट क्लास है। ये बात आपने हमारे पिछले सेशन में सुन ली, समझ भी लिया। इसके बहुत सबूत हमने दिखाए, सेंसेक्स, निफ्टी, 30 साल का इतिहास, गोल्ड का, एफडी का, बॉन्ड का, और आपको ये समझ आ चुका था कि इक्विटी के अलावा कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसने महंगाई को भी हराया हो। तो दोस्तों 14.5 और 15% की CAGR देने वाला कोई प्रोडक्ट इस धरती पे नहीं है। तो इक्विटी के बारे में तो जानना ज़रूरी होगा दोस्तों। तो इसलिए इक्विटी एक शब्द जन्म के आया था और इस पे हम लोगों ने पिछले बार काफ़ी सेशन किया था। दूसरी बात जो हमने पिछले सेशन में की थी, GVM, यानी जब हम इक्विटी खरीदने निकलते हैं यानी इक्विटी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि वो कंपनियां ही, वो बिजनेस ही मिले जिसमें GVM स्कोरिंग आपके अनुसार हो। तो इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी, फिर भी मैं रिपीट करूंगा आज भी। GVM इज ग्रोथ, वैल्यू एंड मोमेंटम में जो बंटवारा करना पड़ता है हमें, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और तीसरा, वी डिस्कस्ड अबाउट बिहेवियर, आपकी निवेश का तरीका क्या होगा, आप कैसा सोचेंगे, कैसा सोचना चाहिए ताकि आपको घाटा ना हो और आप अपने वेल्थ को ठीक से बिल्ड कर पाएँ। सो दोस्तों इन सब कहानी में एक बात का सबूत तो हो गया, इक्विटी। और इक्विटी की जब चर्चा हुई तो इतना जानना ज़रूरी है इक्विटी होता क्या है। जो लोग लेमैन हैं उनको इसका हिंदी भाषा समझ आना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, साझेदारी। तो जिस चीज़ में आप साझेदारी लेते हो, जो आपका इन्वेस्टमेंट साझेदारी की तरह किया जाता है, उसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि SBI में बैंक FD करेंगे तो उसे हम कहेंगे डेट, यानी कि आपने उसमें हिस्सेदारी नहीं ली, आपने उनको उधार दिया और आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप SBI का शेयर्स खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस SBI में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उसका इक्विटी खरीद रहे हैं, है ना। तो हिस्सेदारी आपकी 20% की हो या 5% की या 0.1% की, जितने भी हो, आपको मुनाफे का वो प्रोपोर्शन आप तक पहुंच जाता है, चाहे EPS के थ्रू, चाहे डिविडेंड पे आउट के थ्रू, और चाहे बाज़ार में आप बेच के उस भाव को भुनाते हैं। बट अल्टीमेटली इक्विटी इज़ अ सिंपल थिंग जहाँ पे आप कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। हिस्सेदार बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिस्सेदार बनने के लिए और एक अच्छा हिस्सेदार बनने के लिए एक अच्छे बिजनेस को पहचानने की कला होनी चाहिए आप में। इसीलिए भारत में या किसी भी दुनिया के देश में इक्विटी इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, उनको दूसरों के बिजनेस पहचानने की उतनी शक्ति नहीं होती, वरना सब बिजनेसमैन ही होते। तो जो बिजनेसमैन का एक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वही एक अच्छा इक्विटी इन्वेस्टर बन पाता है, या फिर वो दूसरों के भरोसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा जन्म होता है। जब म्यूचुअल फंड कहता है कि दोस्तों आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या डेट में इन्वेस्ट करना है, किसी भी एसेट क्लास में करना है, आप मेरे गाड़ी में सवार हो जाइए, मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा और अपनी फ़ीस काट लूँगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बात यहाँ इक्विटी की हो रही है तो मैं म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स की ही बात करूँगा, और आज हम यही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स कितनी आसानी से अच्छे बिजनेसेस आप तक आइडेंटिफाई करके आपको पहुँचा देते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। वरना अगर आप एक डॉक्टरी प्रोफेशन में हैं और आपको मैं कहूं कि एक अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करो जहां साझेदारी लेनी चाहिए, तो आप अपना काम करेंगे या बैठ के ये कोयला, केमिकल और फार्मा ढूंढेंगे? ऑब्वियसली ये आपके लिए आसान नहीं है। दूसरी बात, आप ऐसे ही सड़क पे चलते किसी से पूछ के उस बिजनेस में डाल दोगे क्या? नहीं, आपको एक प्रोफेशनल, प्रॉपरली वेल रिसर्च्ड एक सिस्टम के तहत पता होना चाहिए कि ये बिज़नेस लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो म्यूचुअल फंड इन सब में खरा उतरता है और इसलिए हम सारा अपना जो एडवाइजरी है या सजेशंस है वो म्यूचुअल फंड की ओर करने लगते हैं। और जब भी कोई हमें अच्छे बिजनेस में निवेश कराने की
ज़रूरत पड़ती है तो हम म्यूचुअल फंड के स्कीम्स ढूंढने लगते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन द पास्ट सेशन हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि कितने प्रकार के इक्विटी फंड होंगे, म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये सब बातें हम आज नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस सिर्फ एक एलटीपी है, इसे देख के नहीं घबराना है। तो दोस्तों, अगर आपने एसबीआई में हिस्सेदारी ली है और एसबीआई के पार्टनर बन चुके हैं, आपने मान लो 200 रुपये में हिस्सेदारी ली है एक शेयर पे, आपको उस बात से मतलब नहीं है कि आपका अल्टीमेटली, क्योंकि आप उस बिजनेस को खरीदे हो, तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि दूसरे दो लोग उस कंपनी के शेयर को कैसे देखते हैं। अगर आपका नज़रिया ठीक है, आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इस बात की है कि एसबीआई एक अच्छा बैंक है, अच्छा काम करेगा, उसके प्राइसेस ठीक से बढ़ते रहेंगे, तो आप रुके रहेंगे, बने रहेंगे। जब आपको उसकी वैल्यू एक्चुअली में प्राप्त होगी तो आप बाज़ार में बेचेंगे या नहीं भी बेचेंगे ज़िंदगी भर। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप उसकी स्वेलिंग का फ़ायदा लेंगे, उसकी वैल्यूएशन को बढ़ते देखेंगे। लेकिन अगर बाज़ार में हो सकता है कि किसी दो व्यक्ति के बीच में एक ने कहा कि अरे यार, मुझे लगता है ये एसबीआई बहुत बेकार है, इसका 80 रुपये होना चाहिए, और दूसरे ने कहा हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, लाओ मैं 80 में ख़रीदता हूँ। दूसरे ने 80 में बेचा, एक ने 80 में ख़रीदा, तो मार्केट में क्या भाव हो जाएगा दोस्तों? मार्केट में जो एलटीपी होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो 80 रुपये पे दिखाई देगी। आपने खरीदा 200 में, दिखाई दे रहा है बाज़ार में 80 में। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि खरीदारी आपने नहीं की, किसी और ने की, मगर प्राइस जब टीवी में छपता है तो वो एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, छपता है। तो दोस्तों, यही नतीजा होता है जिससे दुनिया घबराती है। लोग जिस घर में रह रहे हैं उनको उस घर से जाना नहीं है, लेकिन उनको अगर ये खबर मिलती है कि उनके पड़ोसी ने ये घर 50 लाख का बेचा, तो वो अंदाज लगा लेते हैं कि अच्छा, मेरी वैल्यूएशन घर की 50 लाख है, और इसी बात में रहने लगते हैं। कल को उनको पता लगा किसी ने, उनका दूसरे पड़ोसी ने 2 करोड़ का बेचा, तो ये कहते वाह, मेरा घर 2 करोड़ का हो गया। तो ये जो वाह या उदास होना, ये दोनों प्राइस कहाँ से आ रहा है इनके मन में? दूसरों के ट्रेड को देख के। तो दोस्तों, यही होता है हमारे इक्विटी मार्केट में, फियर एंड ग्रीड। ये आप नहीं इसको एक्सेप्ट करते हो, या आपके साथ नहीं हो रहा होता, आप मार्केट में भाव देख के इस बात पे घबराने लगते हो। तो पहली लेसन तो आज का ट्रेनिंग का यही है दोस्तों, मार्केट प्राइस उनके लिए है जिन्हें उस दिन बेचना है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने बिजनेस खरीदा है, और बिजनेस अगर सोच समझ के खरीदा है, देख के खरीदा है, तो विश्वास रखिए, उसे तुरंत उसके ऊपर से विश्वास मत उठाइए। आपने अगर जैसे शादी करते हैं, फैमिली आप बनाते हैं, तो फैमिली के साथ एडजस्ट करेंगे, बैठेंगे, और लंबा चलेगा वो रिश्ता। हर बात में ये नहीं बोलेंगे मैं फैमिली तोड़ दूंगा। तो उसी तरह से जब आप बिजनेस में अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, इट्स लाइक मैरिंग अ बिजनेस, स्टिक विथ इट। हाँ, कभी कभार आपको सिचुएशन मिलेगी जब दिखेगा कि ये बिजनेस जो आपने सोचा था कि अच्छा है, वो एक्चुअली अच्छा नहीं निकला, उसमें से कुछ गड़बड़ निकली, मार्केट ने भी उसको बेचना शुरू किया, और आपको भी उसमें से बेचना पड़ सकता है। बट उसके लिए हमने फिर बताया कि हम प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो जहाँ पे हमें ये बातों का डर नहीं रहता, और हमें पता होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन और विपदा आई तो वो मैनेज कर लेगा। और डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण, जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड आपके सभी के पूंजी को एक जगह पूल करके जब खरीदता है तो 25, 30, 50 शेयर खरीदता है। उसमें से एक दो कंपनी गड़बड़ निकल भी गई तो वो उसे बेच देगा, हट जाएगा। So that is what we are going to talk about today, with all confidence that equity is the best, and if taken through mutual fund route, it is the super best. तो आज हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है। हमें तो अब इतना ही काम रह गया कि म्यूचुअल फंड ढूंढ के आप तक देना है, क्योंकि हम रिसर्च एनालिस्ट तो है नहीं दोस्तों। मुझे तो आपको एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ढूंढ के देना है। तो अगर मुझे देखना है, तो पहले हम अपना सबसे पहले दो तरीका लगाते हैं। या तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड देते हैं जो सब स्टॉक खरीद लेते हैं, जिसे हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। जैसे उन्होंने पूरा सेंसेक्स में 30 शेयर है तो 30 शेयर का बंडल बन गया उनका, निफ्टी में 50 है तो 50 शेयर खरीद लिया, कोई आईटी इंडेक्स में जितने शेयर हैं सब खरीद लिया। तो ये जो फंड्स होते हैं, ये बाई ऑल वाले फंड्स होते हैं। इसमें फंड मैनेजर का रोल ऑलमोस्ट निल होता है, क्योंकि जो इंडेक्स होता है उसी का रेप्लिका बना दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ तो तरीका ये लोग लगाते हैं। हमारी कंपनी ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स नहीं बेचती, क्योंकि हमारा मानना है कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र और टैलेंट की ज़रूरत नहीं है।
तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें सेलेक्टिव स्टॉक का एक बंडल चाहिए जिसे हम एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिकॉज पैसिव मैनेजमेंट में हमारा मानना है कि अगर 50 स्टॉक हैं, 50 में से 25 चली और 25 नहीं चली, तो नेट रिजल्ट तो जीरो हो गया ना। और कहीं 30 नहीं चली और 20 चली तब भी नेगेटिव हो गया। तो ये हमेशा ही 50 के 50 अच्छा करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा तब करेंगे जब पूरी की पूरी कंट्री अच्छा कर रही है, जैसा कि पिछले 4-5 साल में देखने को मिला। ओवरऑल कंट्री हमारी अच्छा कर रही थी, तो हर सेक्टर हर इंडस्ट्री अच्छा कर रहा था, इसलिए इंडेक्स ने अच्छा किया। बट अगर आपको एक बेहतरीन रिटर्न चाहिए तो आपको अपने एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू उन 50 में से भी बेहतर 5 या 10 या 15 कंपनी चाहिए जो सबसे अच्छा करेंगी। तो मैं इसमें बिलीव करता हूं दोस्तों, और हमारी कंपनी भी यही मानती है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट होना चाहिए। नाउ जब ऐसा होना चाहिए और ऐसे फंड की लिस्ट मिलनी चाहिए, तो वहां पे हम अप्रोच लगाते हैं GVM का स्कोरिंग। यानी हम अपने कस्टमर्स को कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे देते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड वेटेड ज़्यादा है, कुछ फंड ऐसे देते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड हैं, कुछ फंड ऐसे देते हैं जिसमें मोमेंटम की स्टोरी शामिल है। और जब हम ऐसे मिक्सचर बनाते हैं तो हमारे पास ऐसा बनाने के लिए, इस GVM स्कोर को देने के लिए आज के दिन में एक चार्ट है। तो जब आप हमारे पास आते हैं, बातें करते हैं, हम आपको इवैल्यूएट करते हैं, आपको किसी एक रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, और अकॉर्डिंग टू द रिस्क कैटेगरी हम आपको GVM स्कोरिंग करते हैं। जैसे कंजर्वेटिव कस्टमर को हम कोई भी मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स नहीं देंगे या मोमेंटम स्टॉक का मंडल नहीं उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको नहीं चाहिए वो मोमेंटम का खेल। एंड व्हेन आई से मोमेंटम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब उसमें मोमेंटम होती है और सही समय में आप नहीं निकले तो ये रॉकेट फिजल आउट होता है और मोमेंटम खत्म हो जाती है। सो कस्टमर को बहुत राइट टाइम या प्री फिजल आउट आपको निकल जाना पड़ता है। तो मोमेंटम कौन से होते हैं फंड्स? ज़्यादातर जो सेक्टोरल अप्रोच के होते हैं, जैसे आज मोमेंटम फार्मा में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, कुछ दिन पहले यही ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में चल रहा था, कभी PSU फंड्स में चलेगा। तो सेक्टोरल थीमेटिक जब अप्रोच लेते हैं ज़्यादातर उसमें मोमेंटम होती है। और जब हम वैल्यू में देखेंगे तो बहुत सारे फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉस्ट पे खरीदते हैं, टाटा पी इक्विटी हो गया या फिर ICICI वैल्यू डिस्कवरी हो गया, बहुत सारे ऐसे फंड्स मिलेंगे। तो हमारे को ये देखना होता है हम आपको ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स दिलाएं, वैल्यू ओरिएंटेड दिलाएं, मोमेंटम ओरिएंटेड दिलाएं, या इनका मिक्सचर में जो अवेलेबल है वो दिलाएं। सो आज मैं इस पे चर्चा उतना नहीं कर रहा हूं, बट इतना समझ जाइए कि लास्ट मीटिंग में भी हमने आपको GVM स्कोरिंग के बारे में ये कहा था, आप अपना खुद का रिस्क स्कोरिंग हमारे से ज़रूर करवा लीजिए। अगर आपकी रिस्क स्कोरिंग नहीं तय है हमारे यहाँ तो हम आपको सही फंड नहीं दे पाएंगे। यानी अगर आप, मुझे नहीं पता है कि आप एग्रेसिव कैटेगरी रखते हो और आपकी नीड या टॉलरेंस एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह है, तो मजबूरी में मैं आपको गलत फंड दे दूंगा जिसमें मोमेंटम ज़ीरो है, और आप बाद में नाराज़ होकर कहेंगे अविनेश जी इसमें रिटर्न नहीं आया। तो वो तो मेरी गलती नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस, रिस्क कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स क्या है। जब वो तीनों का मिश्रण करके हम आपकी स्कोरिंग करते हैं, उसे हम रिस्क स्कोरिंग कहते हैं दोस्तों। तो अभी सुनने वाले मेरे कोई भी ऑडियंस ने रिस्क स्कोरिंग नहीं की है तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर मेल करे, फ़ोन करे, चिट्ठी डाले कि मेरी रिस्क स्कोरिंग कर दो, और हम उसकी रिस्क स्कोरिंग कर देंगे। अकॉर्डिंगली आपका हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और तब जब आप पोर्टफोलियो में लगाते हो तो आपको भी मज़ा आता है और हमारी भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होती है। सो दोस्तों, सिलेक्शन के तौर पे चाहे जो भी स्कोर हो आपका, हमारा अप्रोच एक ही रहेगा कि हम पहले कंट्री वाइज एलोकेशन करते हैं। यानी मान लो मुझे लिखता है, अभी तो फिलहाल चूंकि इंडिया 10 साल से काफ़ी अच्छा कर रहा है तो हम इंडिया के बियॉन्ड नहीं सोच रहे हैं, बट एक समय था जब हम आपके एलोकेशंस को चाइना भी ले गए थे, हमने आपके एलोकेशंस को ब्राज़ील में भी लगवाया था, हमने आपके एलोकेशंस को US में भी लगवाया है, अभी भी हम US लगवाते हैं। तो ये एलोकेशंस के कंट्री के हिसाब से करते हैं, बट ऑब्वियसली अभी इंडिया हमारे टॉप रन पे है, तो इसलिए इस समय कंट्री एलोकेशन में भारत है फिलहाल। सेकेंडली हम करते हैं इंडस्ट्री फिल्टर। इंडस्ट्री फिल्टर ये ज़रूरी है कि जिस कंट्री में हम निवेश करें उस कंट्री में क्या थीम चल रही है। जैसे इंडिया में, और ये ध्यान रखिए, गवर्नमेंट हमेशा कंट्री की थीम तय करती है। हमारे देश में इंफ्रा इस समय ट्रेंडिंग इंडस्ट्री और सिस्टम होगा, उसी तरह हमारे देश में फार्मा एक अच्छी इंडस्ट्री और ट्रेंडिंग थीम होगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो वेदर दिस इज द थीम एंड इंडस्ट्री हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। द थर्ड इज द फिल्टर द कंपनीज। वे फिल्टर द कंपनीज, इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, और तब हम देखते हैं कि हमारे उस पोर्टफोलियो में ये शामिल है कि नहीं, जिस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हम लेना चाहते हैं उसमें ये इंक्लूडेड है कि नहीं, एंड दैट्स द वे वी क्रिएट आवर पोर्टफोलियो।
So look at the theme and the industries and sectors which are doing well. So अगर हम उस हिसाब से डेटा एज ऑन 8 नवंबर आपके सामने खोलें तो अभी भी हमारे टॉप थीम में पीएसयू है। सेकंड टॉप थीम फार्मा। अगर आपको मेरी लास्ट सेशन याद हो या आप लोगों ने देखा हो तो फार्मा एक्चुअली यहाँ होता था, इस जगह पे। यहाँ से फार्मा हैज़ प्लेस्ड इटसेल्फ टू दिस प्लेस एंड इट हैज़ कम टू टॉप सेकेंड। सो बहुत अच्छा थीम है। इंफ्रा इज कंसिस्टेंटली टेकिंग इट्स प्लेस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्टली अपनी जगह को बनाए हुए है, थर्ड फोर्थ में ही अपना सिस्टम बना के रखता है। एंड इंफ्रा इज अ एवर ग्रीन थिंग विच इज़ डूइंग वेल। ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं और कुछ थीम ऊपर से एकदम नीचे आए, जैसे बैंकिंग। सो बैंकिंग हैज़ रियली ड्रॉप्ड इट्स पोजीशन और ये लगातार अपना पोजीशन खोता जा रहा है पिछले एक साल से। बट फिलहाल फिर भी हमारी टॉप थीम में इस समय देखें तो जैसे हमने आपको बताता हूँ कि हमारे लिए फार्मा इज़ ऑन द टॉप एंड इट इज़ अ गुड स्टोरी। कंजम्पशन अपनी थीम में चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, ये थोड़ा अभी डिस्काउंटेड अपॉर्चुनिटी स्टेज में है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थीम। सो इफ यू लुक एट द 3 ईयर 1 ईयर एंड रिसेंट थिंग्स, तो पीएसयू थीम में कुछ 3 महीने में झटका लगा है हमें, और फार्मा थीम में तो बिल्कुल बिना झटके का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। सो दैट इज़ डूइंग वेरी वेल। तो पिछले 3 महीनों में पीएसयू फंड ने जो डिस्काउंट दिया, अब सोचना यह है क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ये ईपीएस की गलती के कारण गिरा है। तो हमें अगर ये देखने को मिल जाए और थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये 7% का फॉल अपॉर्चुनिटी है या फिर भागने का इशारा, तो फिर कहानी सही हो जाएगी। बट दोस्तों अभी भी जिस पोजीशन पे पीएसयू है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। वी डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम पीएसयू। एंड उसी तरह एनर्जी में भी पिछले 3 महीने 1 महीने में जो घाटा हुआ है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या रन अवे? मैं फिर कहूँगा अपॉर्चुनिटी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और उन थीम्स को और उन मोमेंटम को कैसे पकड़ेंगे हम आगे देखते हैं। सो आज का टॉपिक एकदम क्लियर कट आपके सामने आ गया कि व्हाट इज़ द बेस्ट पोर्टफोलियो इन करेंट सिनारियो। यही एक चर्चा का विषय बनता है और इसी चर्चा को आप लोगों को देखना, सुनना और समझना चाहिए दोस्तों। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूं और अपने इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप लोगों तक मैंने यूट्यूब में पहुंचा दिया है। जिन जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, तो ताकि अगली बार आप हमारी लाइव वेबिनार को सुने और इस टॉपिक का अगला पार्ट सीक्वल ज़रूर देखें, और अदरवाइज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो के पोस्ट होने का इंतज़ार करें। सो ये दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, किसी को भी हमसे संपर्क करना हो तो ये दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, किसी को भी हमसे संपर्क करना हो तो इस नंबर पे हमें कॉल करें, यहाँ पे मेल कर सकते हैं help@infirupi.com। और अगर आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चैट करना है तो ये हमारा इंस्टेंट चैट नंबर है, आप कुछ भी यहाँ पोस्ट करें 9118197001। दोस्तों आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कैलेंडर भी बुक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ध्यान से देखें और हमारे सेकंड पार्ट को ज़रूर कवर करें, जिसमें हम बताएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना चाहिए।